Hey guys, welcome back. So in this video, we'll be talking about how to determine the taxable value under GST. अभी तक हमने बहुत बात कर ली कि GST की चार्जेबिलिटी कब आएगी, लेवी कब आएगा, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, क्या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हैं। लेकिन अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मिस कर दिया, दैट वाज हाउ टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू अंडर GST। अरे भाई, ये टैक्स लगेगा किस वैल्यू के ऊपर, ये वैल्यू होगी क्या जिसके ऊपर मैं अपना रेट ऑफ टैक्स चार्ज करूँगा अंडर GST। तो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू अंडर GST। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंपली एक चीज़ समझ लीजिए कि जो GST चार्ज होगा ना, वो एक ट्रांजैक्शन वैल्यू पर चार्ज होगा। अभी ट्रांजैक्शन वैल्यू चीज़ क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज़ नथिंग बट द प्राइस जो A B को देता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये बात होती है कि A और B का इस केस में अनरिलेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अनरिलेटेड और रिलेटेड क्या है? तो गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिकली डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है रिलेटेड पार्टीज़ की, जहाँ पे गवर्नमेंट ये बताती है कि इन सिनेरियोज़ के अंदर दो पार्टीज़ रिलेटेड कहलाएंगी। अगर वो पार्टीज़ इन दो सिनेरियो में फॉल नहीं करती हैं तो हम उनको अनरिलेटेड बोलेंगे। और अनरिलेटेड पार्टीज़ के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से जो भी प्राइस चार्ज करेगी हम उसको मान लेंगे दैट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू अंडर GST, और उस वैल्यू के ऊपर हम रेट ऑफ टैक्स लगाकर GST चार्ज कर लेंगे। तो एक बारी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि लॉ की लैंग्वेज में इसको लिखा कैसे गया है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज द प्राइस दैट इज एक्चुअली पेड or payable for supply of goods or services where the supplier and the recipient of supply are not related and the price is the sole consideration for the supply। मतलब जो प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ that is the sole consideration for my supply of goods। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, first the transaction value that is the price actually paid by A to B, second that A and B both are non-related, and C that price is the sole consideration for the supply। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे X था और Y था, ये दोनों अनरिलेटेड पार्टीज हैं। अब X ने Y को कुछ गुड सप्लाई किए, मान लीजिए उसने कप्स सप्लाई करे, और Y ने इन कप्स के बदले उसको 20,000 रुपये पे कर दिए। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन गुड्स की वैल्यू कुछ भी हो, अगर ये दोनों पार्टीज़ अनरिलेटेड हैं तो इस केस में जो भी कंसिडरेशन Y ने X को पे किया होगा हम उसको टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे और उसके ऊपर हमारा GST चार्ज हो जाएगा। अब ये तो थी एक बेसिक बात, लेकिन अब स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए हैं GST में कि ठीक है, वो तो हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू मान ली जो A B को पे कर रहा है, but except for this consideration there are other things as well that are included in a transaction। तो गवर्नमेंट ने कहा वो other things जो हैं they are also included in the value of supply। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वो other things हैं क्या। फर्स्ट, कि अगर A ने B को कोई गुड सप्लाई करें और इन गुड्स को सप्लाई करते टाइम उस पर कोई एक्सेप्ट फॉर GST कोई और टैक्स चार्ज हुआ, मतलब अदर टैक्सेस अदर देन GST, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जिस वैल्यू पर A ने B को गुड सप्लाई करे प्लस जो अदर टैक्सेस चार्ज हुए हैं उन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू निकलती है हम उसके ऊपर हमारा रेट ऑफ GST लगा देंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो है टैक्स अमाउंट निकल आएगा। एक बार इसको लॉ की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट ये बोलती है that value of supply shall include any tax, duties, cess, fees and charges levied under any law from the time being in force other than this act। अब this act यहाँ पर क्या है? यहाँ पर this act का मतलब है CGST Act, क्योंकि ये सेक्शन CGST Act के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है तो this act refers to CGST Act।
and the state goods and services tax, union goods and services tax, and the goods and services tax compensation to state apps, if that is charged separately by the supplier. अब क्वेश्चन उठकर आता है कि ऐसे सिनेरियोज होंगे कौन से? तो इम्पोर्ट्स के केस में अगर हम एग्जांपल लें तो इम्पोर्ट्स के केस में होगा ये, ए बाहर है और बी इंडिया में है। मान लीजिए ए यूएसए में है और बी इंडिया में है। अब बी ने बाहर से कुछ गुड्स मंगवाए, तो उन गुड्स की वैल्यू थी 20,000 रुपये, जिस पर BCD चार्ज हुई मान लीजिए 5,000 रुपये, और एजुकेशन सेस उसके ऊपर लगा फॉर एग्ज़ाम्पल 150 रुपये। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो हमारा GST लगेगा वो लगेगा इन सबके टोटल के ऊपर, और अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स अमाउंट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं 5,000 और 150, दीज आर गवर्नड बाय द कस्टम्स एक्ट। ये GST एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो दीज आर अदर टैक्सेस फॉर GST। और जब ये अदर टैक्सेस हो जाते हैं तो हम उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर देते हैं, और रेट ऑफ IGST या रेट ऑफ GST जो है वो टोटल वैल्यू पर चार्ज कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट जो इसके अंदर निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अगर मान लीजिए X ने Y को कुछ गुड्स सप्लाई किए और उसने ये गुड्स 20,000 रुपये के सप्लाई करे, अब इसकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रही होगी। तो Y ने क्या किया, Y ने X को बोला कि आप मुझसे अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मत चार्ज करिए, मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से बात कर लूँगा और मैं उनको 10,000 रुपये पे कर दूँगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज गुड्स। लेकिन अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर X ने Y को गुड्स सप्लाई किए हैं और Y ने कोई एक्सपेंस इनकर कर लिया है फॉर प्रोक्योरिंग दीज गुड्स, तो हम टोटल वैल्यू जो मानेंगे अब उस सप्लाई की, वो बेसिक वैल्यू प्लस जो खर्चा Y कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ X, उस चीज़ को भी हम इंक्लूड कर देंगे और उस टोटल वैल्यू के ऊपर रेट ऑफ GST को चार्ज करके टैक्स अमाउंट निकाल लेंगे। तो अब एक बार लॉ की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि लॉ हमें क्या कहता है। इट सेज एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज़ लाइबल टू पे। अब यहाँ पर जो फ्रेट की कॉस्ट थी वो एक सप्लायर बियर करता है एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में इन रिलेशन टू सच सप्लाई, बट विच हैज़ बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई, जो कि यहाँ पर Y था, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज। अब Y ने जब ये कॉस्ट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को 10,000 रुपये दे दिए, तो Y ये पैसे X को नहीं देगा, और जब वो X को ये पैसे नहीं दे रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शंस जो होती हैं गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली पकड़ी और ये बोला कि इन टोटल वैल्यू के ऊपर हम GST चार्ज कर देंगे। थर्ड पॉइंट जो इसमें ये निकल के आता है वो निकल के आता है कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई कमीशन, पैकेजिंग की कॉस्ट। अगर एक सप्लायर बायर से चार्ज कर रहा है और वो अपने इनवॉइस पे ये चीज़ें मेंशन कर रहा है, तो इस केस में इस टोटल वैल्यू पर जो बेसिक वैल्यू पर उसने सप्लाई किया, मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई किए, 1 लाख रुपए की उसकी बेसिक वैल्यू थी गुड्स की, उसने उस पर पैकेजिंग कॉस्ट जो लगाई वो लगाई 20,000 रुपये। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है दैट इज़ 1,20,000 और रेट ऑफ GST जो लगेगा वो 1,20,000 पर लगेगा, ना कि 1 लाख पर। सो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, packaging charged by the supplier to the recipient of supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods। मतलब उसने कुछ भी किया, कोई भी पैकेजिंग, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, उसने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी फॉर दी सप्लाई ऑफ गुड्स, वो उसकी जो सर्विस की वैल्यू थी वो अपनी बेसिक वैल्यू में इंक्लूड करेगा और तब उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी जिस पर हम फर्दर रेट ऑफ GST चार्ज करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टीज फॉर डिलेड पेमेंट्स। मान लीजिए X ने Y को गुड सप्लाई किए, इसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपये। अब X ने बोला कि Y मेरे को तुम 2 महीने में पेमेंट कर देना। Y ने पेमेंट करी 6 महीने के बाद, तो X ने एक लेट पेमेंट फीस उससे चार्ज कर ली, दैट वाज
2000 रुपीज़। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि एक्स जो भी लेट पेमेंट फीस, इंटरेस्ट या पेनल्टीज फॉर डिलेड पेमेंट लगा रहा है अपने रिसिपिएंट के ऊपर, वो भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे और टोटल वैल्यू के ऊपर हम जीएसटी का रेट चार्ज करके टैक्सेबल अमाउंट निकाल देंगे। फिफ्थ इज एनी सब्सिडीज दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस excluding the subsidies that are received from the central government or the state government। गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन दी है इस केस में, for the purposes of this section the amount of subsidies shall be included in the value of supply of the supplier who receives the subsidy। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि A B को कुछ गुड सप्लाई कर रहा था, लेकिन C ने बीच में आके A को बोला कि you are supplying goods at the rate of 5 rupees per unit, I'll give you a subsidy of rupees 2 per unit, you supply those goods at the rate of 3 per unit to B। तो इस केस में हुआ ये कि A ने मान लीजिए अगर 1000 यूनिट ट्रांसफ़र करे तो 3 रुपये के हिसाब से उसने 3000 रुपये की वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है जो C ने सब्सिडी दी थी A को, जो उसने उसको कंपनसेट किया था उस केस में, तो हम वो भी इस वैल्यू में इंक्लूड कर देंगे और टोटल टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर इसी केस में ए ने बी को गुड सप्लाई किए होते और गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी होती है ए को, मान लीजिए ये 2 रुपये पर यूनिट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती, तो इस केस में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी ट्रांजैक्शन वैल्यू, और उसको एक्सक्लूड करते हुए जो भी वैल्यू निकल के आती है आप उस पर रेट ऑफ जीएसटी चार्ज कर लीजिए। अब ये बात गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोली है दैट सब्सिडीज दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग द सब्सिडीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडीज आ रही हैं दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये जो सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस करी वो थी इंक्लूजन्स। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट ये है कि भाई अगर कोई डिस्काउंट अपना सप्लायर अपने बायर को दे रहा है बिफोर और आफ्टर, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लीजिए ए ने बी को गुड सप्लाई करे 2 लाख रुपए के और उसको 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो गवर्नमेंट ये कहती है इस केस में टैक्सेबल वैल्यू जो होगी दैट विल बी 1,90,000 बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि बिफोर, अगर आपने सप्लाई करने से पहले या एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सप्लाई कोई डिस्काउंट दिया है तो उसको अपने इनवॉइस पर ज़रूर दिखा देना। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 अगस्त को मैं कुछ सप्लाई करूँगा, 1 अगस्त को सप्लाई करते टाइम गवर्नमेंट ये कह रही है अगर इससे पहले इनवॉइस इशू कर रहे हो या इस दिन इनवॉइस इशू कर रहे हो या इससे पहले आपने डिस्काउंट दे दिया या इस दिन आपने डिस्काउंट दे दिया, तो जो अपना इनवॉइस इशू करोगे ना जीएसटी के अंदर, उसमें अपनी वैल्यू जो दिखा रहे हो उसमें इनवॉइस पे डिस्काउंट मेंशन करके बता देना कि 2 लाख रुपए की वैल्यू है और 2,000 रुपये का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ अपने बायर को, अपने कस्टमर को इन शॉर्ट, तो 1,90,000 रुपये की मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। और अगर ये डिस्काउंट आफ्टर सेल है, मान लीजिए यहाँ पर 1 अगस्त को ए ने बी को सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, लेकिन उसने बाद में इस पीरियड में जाकर एक क्रेडिट नोट रेस किया और एक डिस्काउंट प्रोसेस कर दिया, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि पहली चीज़ जो ये डिस्काउंट दो दैट शुड बी एज़ पर द एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए कि हम कोई पोस्ट सेल डिस्काउंट देंगे। सेकंड चीज़ गवर्नमेंट जो ये कहती है वो कहती है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके बायर ने लिया होगा, जब ए ने बी को गुड सप्लाई किए होंगे 2 लाख रुपए के, तो बी ने 2 लाख रुपए के ऊपर आईटीसी ले लिया होगा, तो गवर्नमेंट ने ये कहती है कि
कि बी को जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी है 10,000 रुपये के डिस्काउंट के ऊपर, वो बी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी बाय कस्टमर और रिसिपिएंट। तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड एज पर द एग्रीमेंट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर हैज़ बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल in order to gain in deep knowledge about GST. Thank you.